हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? डियर लीगल एस्पिरेंट्स, इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता, इसकी सीरीज में हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज से हम स्टार्ट करेंगे जिसको कहते हैं जनरल एक्सेप्शंस, यानी कि कुछ सामान्य अपवाद। आपकी इंडियन पीनल कोड के अंदर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी किसी भी एक्ट में किसी प्रोवाइजो की होती है, किसी एक्सेप्शन की होती है। यानी कि पूरे कोड का एक एक्सेप्शन का ये चैप्टर बना दिया गया है। ये चैप्टर क्यों आया, आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा। इसका कम से कम 4 से 5 पार्ट में इसको हम कवर करेंगे, सो दैट कि आपके एग्जाम में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। देखिए, जब आप इंडियन पीनल कोड में चैप्टर 4 की बात करते हैं, जनरल एक्सप्लेनेशन टोटल 31 सेक्शंस अपने साथ कैरी करता है। और ये सेक्शंस जो है आपके सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 106 तक यहाँ पे आते हैं। ये सारे के सारे सेक्शन जनरल एक्सेप्शन से डील करते हैं, लेकिन इनका रूट क्या है, पहले हम इसके रूट को समझेंगे। देखिए, जो जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर है, ये हमने कहा कि चैप्टर 4 है और ये स्टार्ट होता है कौन से सेक्शन से? सेक्शन आपका 76 से। लेकिन इसका रूट कहां पे है? रूट के लिए आपको जाना होगा सेक्शन 6 में। जब आप सेक्शन 6 में जाते हैं तो सेक्शन 6 क्या कहता है कि एवरी डेफिनेशन, एवरी पीनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन under the IPC shall be construed subject to the provision contained in chapter 4 general exceptions। मैकॉले ने जब IPC को ड्राफ्ट किया तो उसने अलग से, मान लीजिए हम सेक्शन 300 को पढ़ते हैं, वहां पर भी एक्सेप्शंस दे रखे हैं, 5 एक्सेप्शन वहां पर भी हैं। लेकिन ऐसे एक्सेप्शन जो सभी 511 सेक्शंस पर लागू होते हैं, उनमें से 31 सेक्शन ऐसे हैं जो जनरल एक्सेप्शन के तौर पे सभी के ऊपर लागू होते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। एक एक्टस नॉन फैसिट निसी मेंस सिट रिया, इस मैक्सिम से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशंस आर सो। यानी कि जब तक कि कहीं पे भी गिल्टी माइंड ना हो, क्या ना हो, जब तक आपका गिल्टी माइंड मेंस रिया क्या ना हो, मेंस रिया ना हो, तब तक आपके एक्टस को, एक्टस रियस को हम क्या नहीं मानेंगे, ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं लेंगे। हालांकि ये पूरी तरह से इंडियन लॉ के ऊपर लागू नहीं होता है, लेकिन देखिए अब किस तरह से ये, जब हम आर्टिकल 361 पे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब वो एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है किसको? हमारे प्रेसिडेंट को और हमारे गवर्नर्स को। यानी कि जो राजा है, राजा कभी गलत नहीं करता है। सो इन दैट कंडीशन आप इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते हो। तो क्या ये एक्सेप्शन में नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। लेकिन हम जिस एक्सेप्शन की हम आईपीसी में बात करें वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। वो बात करता है जनरल एक्सेप्शन की, यानी कि जहां पे जो एक्ट है वो तो गलत है, दैट इज रॉन्ग, बट उसकी मेंस रिया नहीं है, इंटेंशन नहीं है। सेक्शन 39 के अंदर जब आप सेक्शन 39 पढ़े तो आपने वर्ड पढ़ा था वहां पे वॉलंटरी। वॉलंटरी कोई एक्ट कब होता है? आईपीसी में पढ़ा था आपने। ये वॉलंटरी तब होता है जब आपकी इंटेंशन वैसी हो उस काम को करने की, आपको नॉलेज हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता हो, या वहां पे आपका रीजन टू बिलीव हो। हमने तब 3 इंग्रेडिएंट की बात की थी वॉलंटरी में। यानी कि जब कोई भी एक्ट जो वॉलंटरी है वही आपका ऑफेंस बनता है। ये हमने कहां पढ़ा था? सेक्शन 40 में। लेकिन कुछ ऐसे एक्ट जो वॉलंटरी नहीं है,
वॉलेंटरी नहीं है, उनके लिए क्या है कि अब उनको भी आप ऑफेंस बना लोगे। अब मान लीजिए कोई एक बंदा है, अब ये किसी के घर जाके बताता है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है। इसने गुड फेथ में बताया और ये सुनते ही सामने वाले को हार्ट अटैक आ गया और उसकी भी डेथ हो गई। तो क्या इसके इस एक्ट के लिए इसको पनिशेबल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ये क्या है, एक्ट तो रॉन्ग है बट इसकी इंटेंशन नहीं थी, वॉलेंटरी एक्ट नहीं था। एक्सीडेंटल जो एक्ट्स होते हैं, अब 12 साल से कम आयु का कोई बच्चा, कोई ऐसा चाइल्ड हु इज बिलो द एज ऑफ 12 इयर्स डज एनी एक्ट, ठीक है, तो उसको क्या मानते हैं हम? क्राइम नहीं मानते हैं, डोली इन कैपेक्स। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती है? जनरल एक्सेप्शंस में आती है। वैसे तो जनरल एक्सेप्शन पे देखा जाए तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन अगर मैं बात करूं तो अराउंड 1 घंटे का तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जहां पे सेक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। जैसे कि इसको अगर आप पढ़ेंगे, अब आपने कह दिया कि जी ये तो सेक्शन 6 के साथ में इसका शुरू होता है, सेक्शन 6 के साथ में इसको इंट्रोडक्शन बता दिया आईपीसी ने कि आपको जो भी हो, कोर्ट का ये ड्यूटी बनती है कि वो ये देखेगा कि क्या जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चाहे वहां पे वो पार्टी क्लेम करे, उसका प्लेडर क्लेम करे या ना करे, ये कोर्ट की ड्यूटी है। ये ड्यूटी इसको देता है सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो ये तो वन साइडेड बात नहीं लगती आपको, लेकिन इसके साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट भी रोल में आ जाता है, जो बात करता है सेक्शन 105 प्रिजम्पशन। क्या प्रिजम्पशन करेगा? तो यहाँ पे सेल्फ प्रिज्यूम है। क्या है? सेल्फ प्रिज्यूम, यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, रिबटेबल नेचर की है। और क्या प्रिजम्पशन होगी कि कोर्ट एब्सेंस को करेगा, एब्सेंस ऑफ दैट जनरल एक्सेप्शन। मैंने कहा कि जी मेरा क्लाइंट तो पागल था, कोर्ट ये मान के चलेगा कि वो पागल नहीं था। सो बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन द पर्सन हु इज टेकिंग डिफेंस ऑफ दैट जनरल एक्सेप्शन, हु इज टेकिंग बेनिफिट। अंडरस्टूड? ये सारा आपका जनरल एक्सेप्शन से है। अब जनरल एक्सेप्शन हमने कहा कि सेक्शन 76 से 106 तक आते हैं, टोटल 31 सेक्शन है। इनको कुछ हेड में हमने डिवाइड किया है, जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेक्शन 76 एंड से लेकर 79 तक, जहां पे किसी फैक्ट की कोई मिस्टेक हो जाती है। फिर आपका जुडिशियल एक्ट अगर कोई होता है, एक्ट ऑफ जज, एक्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जल्लाद ने कोर्ट के आदेश पर किसी को फांसी दे दी, तो क्या उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दोगे? नहीं लगेगा। He is doing an act of the on the order of the court. Then अगर किसी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सेक्शन 80 नेसेसिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी क्या होती है कि जहां पे मान लीजिए एक इतना सा नुकसान होना है और एक इतना बड़ा होना है। अब यहाँ पे 20 लोगों की जान जाएगी, यहाँ पे 2 लोगों की जान जाएगी। इस 20 को बचाने के लिए आपने 2 को मार दिया तो आपने ऑफेंस नहीं किया। लेकिन ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लाइसेंस बनवाने गया और उससे पूछा गया कि आपके सामने एक बूढ़ा आदमी आ गया और एक बच्चा आ गया, तो आप किसको मारोगे? वो कहती है कि मैं तो जी बूढ़े आदमी को मार दूंगी। तो लाइसेंस बनाने वाला कहता है कि नहीं, आप ब्रेक मारोगे। तो वो अगर ब्रेक ऑप्शन है तो वो नहीं करना है। लेकिन जहां पे इनके अलावा और कोई रास्ता ना बचा हो, तो बड़ी दुर्घटना को बचाने के लिए छोटी दुर्घटना अगर आप कारित करते हैं तो वहां पे आपका डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इन्वोक होती है सेक्शन 81 के अंदर। इन्फेंसी, चाइल्ड, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अप टू 7 इयर्स एंड 7 to 12 इयर्स। 7 साल से कम आयु अगर कोई बच्चा कोई अपराध करेगा तो कोई ऑफेंस नहीं है। भाई 6 साल के बच्चे ने किसी को अपने फादर की गन लेके गोली मार दी तो वो सेक्शन 82 में आ जाएगा, उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके बाद 7 से लेकर 12 तक, जब बच्चा 7 से ऊपर और 12 तक जाता है तो उसका मैच्योरिटी लेवल देखा जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट उस पर
जनरल एक्सेप्शन बनती है। फिर आता है इंसेनिटी, यानी कि पागलपन। आपने देखा हुआ बहुत रिसेंट में एक न्यूज आई थी, राजस्थान में किसी मर्सिडीज वाले ने कई सारे लोगों को मार दिया था और बाद में उसने इसी चीज का सहारा लेकर डिफेंस फाइल किया था कि मुझे उस वक्त मिर्गी का दौरा आ गया था, पागल हो गया था। ठीक है, ऐसी इस तरह की जनरल एक्सेप्शन ली जाती हैं। तो यहाँ पे मैकनेथन्स के जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हम वहां पे डील करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, इंटॉक्सिकेशन। भाई शराब पी के गाड़ी चलाना दुर्घटना को न्योता देना है। आपको कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव को मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये ड्रिंक एंड ड्राइव की बात नहीं कर रहे हैं सेक्शन, ये कह रहे हैं जहां पे इंटॉक्सिकेशन है, अगर वॉलेंटरी है तो क्या होगा, क्या वो जनरल एक्सेप्शन है? नहीं होगी। लेकिन अगेंस्ट योर विल अगर आपको किसी ने पिला दी और फिर आपसे कोई अपराध हो गया तो भैया फिर तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर आता है कंसेंट। ये सबसे जरूरी बनाया गया डॉक्टर्स के लिए। आपने बहुत बार हॉस्पिटल्स में देखा होगा कंसेंट फॉर्म भरवाए जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन भाई वहां पे पेशेंट की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर को आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपने इसको मारा है। बंजी जंप में जब आप जाते हैं ऋषिकेश वगैरह, तो वहां भी आपसे कंसेंट फॉर्म पे साइन कराया जाता है कि अगर दुर्घटना कोई घटित हो जाती है तो भाई बंजी जंप वाले जिम्मेदार नहीं होंगे। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बाद आता ड्यूरेस, देन ट्रिफलिंग एक्ट। अब देखिए कम्युनिकेशन में मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था कि गुड फेथ में होना चाहिए। ठीक है, जब कहीं पे गुड फेथ में आप कुछ कार्य करते हैं वहां पे। ठीक है, और सेक्शन 95 कहता है ट्रिफलिंग एक्ट, यानी कि छोटे मोटे। अब मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे, किसी का धक्का लग गया, ठीक है, तो आप धक्के के लिए आपका उसके ऊपर एफआईआर करवा दोगे, उसको जेल भेज दोगे? नहीं। तो ऐसे ट्रिफलिंग एक्ट्स को भी क्या कहा जाता है, यहां पे जो है उसमें जनरल एक्सेप्शन में लिया गया है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट आता है 96 से 106, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि जी मैंने तो उसको अपने प्राइवेट डिफेंस में मार दिया था। ठीक है, लेकिन इनमें से जो भी आपका इंटेंशन नहीं था, वॉलेंटरी एक्ट नहीं था, आपको जनरल एक्सेप्शन दे दी, तो यहां पे आपकी जो मिस्टेक है वो बोनाफाइड होनी चाहिए, मालाफाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो तरह की चीजें आएंगी यहां पे, जब आगे पढ़ेंगे हम एक एक्सक्यूजेबल एक्ट्स पढ़ेंगे और एक जस्टिफिएबल एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आईपीसी अपने साथ में रखें। अब देखिए जब भी हम इसको स्टार्ट करते हैं तो एमसीक्यू मार्क करने हैं, इंटरव्यू वाले क्वेश्चन भी मार्क करने हैं, और मेंस के लिए भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल्ड में चर्चा करेंगे, बिल्कुल हैप्पैजार्ड मैनर में नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। वीडियो अगर आपको लेंथी लग रही है तो आप आधा देखिए, आधा बाद में देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। और अगर आपको लगता है वीडियो अच्छे है तो यार उसको शेयर भी किया करो। चलो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हम सबसे पहले बात करते हैं। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमने कहा कि सेक्शन 76 और 79 इनको एक साथ पढ़ेंगे हम। ठीक है, 77 और 78 को अलग पढ़ेंगे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी सर्कमस्टांसिस को लेकर, ठीक है, उस केस में क्या होगा? जबकि मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होती है कि क्या वो एक्ट क्राइम था कि नहीं था। समझ रहे हो आप? अडल्ट्री जैसे कि अभी तो चलो क्राइम नहीं है जोसेफ साइन के केस के बाद, लेकिन जैसे किसी और कंट्री में नहीं है, लेकिन अगर इंडिया में अगर कोई इसको ऑफेंस करता और वो कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था जनाब, सो ignorance of law has no excuse, that is mistake of law. ignorantia legis niminem exuset, इस टाइप की मैक्सिम जब भी आती है ना तो प्लीज इनको नोट डाउन कर लें, इनसे भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। ignorance of law excuse no one। अब हम अपने सेक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन 76 क्या कहता है, एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। अब उसको लग रहा है कि मैं कानून से बंधा हूं, मुझे ऐसा काम करना चाहिए। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन
who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law. देखो इसीलिए मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी पहले, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं हो सकता. इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट. अब इसका एक इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा. ए जो है एक सोल्जर है, ये भीड़ के ऊपर फायर करता है क्योंकि इसके सुपीरियर ऑफिसर ने इसको आदेश दिया था. ठीक है, तो यहां पे उसमें किसी की हत्या हो जाती है, तो यहां पे आप उसको मर्डरर नहीं कहेंगे, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है. ए एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट. अब ए ने कहा, ए जो है पुलिस वाला है, इसको कोर्ट ने आदेश दिया कि जाओ और तुम किसको अरेस्ट करके लाओ, वाई को अरेस्ट करके लाओ. अब ये गांव में गया, इसने किसी से पूछा कि भाई वाई कौन सा है, तो किसी ने इशारा कर दिया बदमाश ने कि जो जेड है ना, जेड यही वाई है, और ये जेड को वाई समझ के उठा लाए. तो यहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ है. लेकिन इसी इलस्ट्रेशन को देखो मिस्टेक ऑफ लॉ में हम कन्वर्ट करते हैं. अब मान लीजिए ए ने वाई को अरेस्ट किया और वाई को अरेस्ट करके वो ले आया. लाने के बाद 24 आवर्स तक उसने उसको कहीं पेश ही नहीं किया, 28 घंटे हो गए. तो यहां पे ए कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि 24 घंटे में पेश करना है. तो बोला कि भाई सीआरपीसी का सेक्शन 57 क्लियरली ये बात कहता है कि यू कैन नॉट डिटेन एनी पर्सन मोर देन 24 आवर्स. आपको अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में उसको कहां पे, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है. तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं कर सकता, ये फिर रॉन्गफुल किसका, डिटेंशन का उसके ऊपर केस बन जाएगा. ठीक है, तो सेक्शन 57 का इग्नोरेंस नहीं चलेगा. हां, धोखा हो गया है अननोइंगली, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई है, वो यहां पे चलेगा. आई होप आपको मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट दोनों समझ में आ गई होंगी. अब इसके साथ में सेक्शन 79 पे जंप कीजिए, 77 78 को बाद में करेंगे. एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ. अब वहां वो जस्टिफाइड नहीं था, लेकिन उसे लग रहा है कि कानून ने मुझे ये दिया है, इजाजत दी है. अब होता क्या है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ. देखिए हर जगह लिखा गया मिस्टेक ऑफ लॉ को एक्सक्यूज नहीं करना है. अगर आपसे कोई प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले तो इन चीजों को याद रखिएगा कि जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिस्टेक ऑफ फैक्ट में मिलेगा, मिस्टेक ऑफ लॉ में नहीं मिलेगा. सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. इसको और दोनों ही इसमें सेक्शन 76 में भी और 79 में भी आपकी मिस्टेक बोनाफाइड होनी चाहिए, मालाफाइड नहीं. रिमेंबर दिस थिंग. अब मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई पड़ोसी नया रहने आया और वो बेचारा अपनी चाबी घर के अंदर भूल गया और लॉक कर दिया बाहर से. अब वो अपने घर के दरवाजे से तो जा नहीं सकता, इसलिए वो खिड़की तोड़ के अंदर घुस रहा कि मैं चाबी निकाल लूंगा फिर अपने घर में चला जाऊंगा. अब आप एक सजग प्रहरी की तरह आपने देखा कि पड़ोसी के घर में कोई चोर घुस रहा है और आपने तुरंत उसको पकड़ लिया और पुलिस को दबा के रखा उसको तब तक, और बाद में पुलिस को बुला के उसको हैंड ओवर कर दिया. अब पता चला कि तो इसी का घर था, चोर नहीं था. तो आपके ऊपर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का आरोप नहीं लग सकता. आपने कोई अपराध नहीं किया है बिकॉज यू थिंक दैट यू आर जस्टिफाइड बाय द लॉ. इसका इलस्ट्रेशन भी देखेंगे. ए सीज जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी ए मर्डर. ए ने देखा कि जेड जो कर रहा है मर्डर कर रहा है. ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्टेड इन गुड फेथ. गुड फेथ एक चीज आपको फॉर्मूलाज देता हूं कि किसी भी प्रोपोजिशन में अगर गुड फेथ वर्ड आ जाता है तो वहां पे नो ऑफेंस, आंख मूंद के मार्क कर देना. जहां कहीं गुड फेथ आ जाए वहां पे ऑफेंस नहीं होगा. ठीक है. अब जेड को क्या है, प्रॉपर अथॉरिटी के आने से पहले दबा के रखता है. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस दो इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन द सेल्फ डिफेंस.
अब भाई जेड के ऊपर चोर ने हमला कर रखा था और जेड अपने सेल्फ डिफेंस में उसको लाठी से मार रहा था, तो भाई यहां पे धोखा हो गया ए को कि ये चोर को मार रहा है, चोर उसको थोड़ी पता था कि चोर है, तो उसने जाके जेड को ही पकड़ लिया और तब तक पुलिस आई पकड़ के रखा, तो यहां पे उसने कोई अपराध नहीं किया है। सो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ का डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, भाई देखो आप जज बनना जा रहे हो, सभी लोग, आपका सपना यही है और मेरी आपको ये आशीर्वाद है, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप सभी लोगों का जो ड्रीम है ये फुलफिल हो जाए। देखिए एक्ट ऑफ जज एक्टिंग जुडिशियली, ऐसा नहीं है कि जज साहब कहीं गली में गए और किसी से दुश्मनी थी उसको फायर करके गोली मार दी, तो वहां पे जो जज साहब ने अपराध किया, मर्डर किया है, आप बोलोगे ना जी सेक्शन 77 तो कह रहा था कि जज का एक्ट, अरे पूरा पढ़ो। एक्टिंग जुडिशियली, जब अपने कोर्ट के अंदर कोई काम कर रहे हैं, जुडिशियली कोई एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग जुडिशियली इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज और विच इन गुड फेथ, क्या वर्ड आया, गुड फेथ, ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ, जब उसे लगता है कि मुझे कानून ने यह अधिकार दिया है। सेक्शन 103 सीआरपीसी, जज साहब अपनी प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, किसी चीज को करा सकते हैं। अब जज साहब ने सर्च करा लिया, हालांकि भले उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन अगर गुड फेथ में उनको लग रहा था कि मुझे अथॉरिटी है, तो उन्होंने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। अब आता है 78, कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जाओ इसको फांसी दे दो, हैंग टिल डेथ, हैंग बाय नेक टिल डेथ। सीआरपीसी में पढ़ा था हमने, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के आदेश पे किया गया कोई भी काम जो है यहां पे आपका अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जहां पे हमने जल्लाद का एग्जांपल लिया था, निर्भया के जो एक्यूज्ड थे उन सभी को फांसी दी गई, कसाब को फांसी दी गई, तो जो फांसी देने वाला जल्लाद है उसने, हैंगमैन है, उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। हैंगमैन का क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन। सो आज के वीडियो में आपने दोनों ही चीजों को समझा। सेक्शन 80 को हम कल से स्टार्ट करेंगे, एक्सीडेंट, इसके ऊपर काफी डिटेल्ड क्लास होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ताकि कोई आपसे चीजें मिस ना हो इसमें, ठीक है। सो इनमें रेगुलर रहिएगा क्लासेज में। सेक्शन 80 को हम कल स्टार्ट करें, कल की क्लास में यहीं से शुरू करेंगे। सो गाइस, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, सेम चैनल, बी अवेलेबल विद द क्लासेज। आप लाइव नहीं देख पाते हो तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लो और अपने प्रिपरेशन को नोट साथ साथ बनाते रहो। और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए अब से हम वीकली एक एमसीक्यू टेस्ट भी की जो है आईपीसी का सीरीज भी करेंगे, सीरीज चलाएंगे जिसमें कि हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी क्या करेंगे, ठीक है। अभी एमपी का एग्जाम भी आ रहा है, दिल्ली जुडिशरी का भी आ रहा है, तो इससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। सो सी यू गाइस टुमारो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी रेफर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।